नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है जहाँ भी है वहाँ पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे, है ना? आज हम क्या बात करने वाले हैं? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कक्षा 8 की जो पाठ्यपुस्तक है हमारी हिंदी वसंत, उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 की हम बात कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये कहानी जैसा लग रहा है, ये एक व्यंग है और इसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। मैं आपको बता दूं कि हरिशंकर परसाई एक बहुत बड़े जाने माने और प्रसिद्ध व्यंगकार हैं। व्यंग का मतलब क्या होता है? जब सरल बातों को इस तरह से पेश किया जाए कि उसमें हास्य रस उत्पन्न हो जाए, यानी सुनने वाले को बड़ा मज़ा आए और ऐसा लगे कि शायद टॉन्ट मारा जा रहा है, तब आप कहेंगे कि ये व्यंग है। सरल भाषा में मैंने आपको बात समझा दी। तो ये भी एक व्यंग है। अब व्यंग का आनंद तो तभी आएगा जब जैसा लिखा गया है वैसा ही पढ़ा जाए। बीच में जहाँ मुझे लगा कि कोई शब्द ऐसा है जिसको आपको समझाना पड़ेगा, कोई अर्थ ऐसा है जो बिना समझाए समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ मैं रुककर आपसे उस बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन फिलहाल हम बस की यात्रा शुरू करते हैं और जिस भावना से यह लिखा गया है उसी भावना से पढ़ करके मैं आपको सुनाता हूँ। एक कहानी की तरह इसका आनंद लीजिएगा और ये खत्म होने के बाद इसके सभी प्रश्नों उत्तरों पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। पहला पैराग्राफ है, लिखा हुआ है हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी बस को ही डाकिन बना दिया। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी बहुत ज़्यादा पुरानी, जिसे बहुत साल हो गए, वृद्ध हो चली थी। आप फोटो में देख सकते हैं, तस्वीर में सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? वाकई में इस बस का चित्र देख के तो ऐसा लगता है कि भला इस पर सवार होना तो एक पाप होगा, है ना? ये तो पूजा के योग्य दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे लिखा है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इसके बाद इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है।
एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी इसके प्राणों का अंत हो गया, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना तो दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह व्यंग पूरे तरह से समझ में आया होगा। अब हम प्रश्नोत्तरों की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले करते हैं भाषा की बात। अब देखिए, यहाँ पे 3 शब्द बताए गए हैं, जैसे कि बस, वश, बस। ये 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे, बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। ये जो वाक्य हैं, इनके समान आप भी अगर चाहें तो ऐसे अलग अलग शब्द खोज सकते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से एसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। अब ये जो वाक्य अभी मैंने पढ़ा, इसमें क्या है ना कि जो ने है उसकी से आदि वाक्य के 2 शब्द के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि हम 5 मित्रों तय किया कि शाम 4 बजे, ये तो सही वाक्य नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये ने लगा देंगे तो वाक्य ऐसा लगेगा जोड़ दिया गया है। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं कारक। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का भी प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक वाक्य और दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। लिखा है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी।
अब ये जो वाक्य है इसमें सरकना और रेंगना ऐसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियों को दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं आप चाहें तो एकत्र कर सकते हैं। सरकना का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं, और रेंगना का मतलब भी क्या होता है ये भी आप समझ गए। आगे लिखा है कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। कि भाई बचे थे मतलब जितने बच गए उसके लिए, और बचना था यानी उनसे हमें बचना था, सुरक्षा की बात हो गई। ठीक है। इसके बाद है कि बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है क्या, फर्स्ट। की क्लास तो है लेकिन कैसी है, फर्स्ट क्लास। चूंकि फर्स्ट क्या है, एक संख्या है, तो फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण यहाँ पे कहलाएगा। जैसे कि महान आदमी। अब महान आदमी में महान क्या है, ये तो उसका गुण हो गया ना, तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। समझ गए आप। अब हम एक काम करते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ भी देख लेते हैं। जैसे एक शब्द उपयोग में आया निमित्त, इसका मतलब है कारण या फिर साधन। कि भाई वो तो एक कूच करना तो एक निमित्त है ना, तो निमित्त मतलब एक साधन की बात। गोता लगाना यानी डुबकी लगाना नदी में, तालाब में। इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग, इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। बियाबान, बियाबान मतलब होता है जंगल या उजाड़ खंड, एक ऐसा जंगल जो कि पूरा उजड़ा पड़ा है। अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है, मृतक का जब कर्म किया जाता है मरने के बाद, दाह कर्म कह लीजिए। प्रयाण मतलब होता है प्रस्थान करना या फिर मर जाना। बेताबी यानी होता है बेचैनी। अब हम आते हैं आगे बढ़ते हुए इसके प्रश्न और उत्तरों पर। सबसे पहला जो प्रश्न अभ्यास में हमें सेक्शन दिया है वो है कारण बताएं। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 1 हमसे क्या पूछा गया है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा आखिर क्यों जग गई, बताइए। तो अब देखो श्रद्धा क्यों जगी, हमने व्यंग पढ़ा उसमें हमें पता चला था ना बच्चों कि वो तो उसकी तारीफ ही कर रहा था, है कि नहीं। जो बस का हिस्सेदार था वो तो बस की तारीफ ही कर रहा था। तो ऐसे देख करके लेखक ने ऐसा सोचा कि बस तो इतनी खटारा और ये फिर भी उसकी तारीफ किए जा रहा है ना, और कोशिश कर रहा है कि सही जगह पर ये पहुंच जाए लोगों को लेकर के। इस वजह से उनके मन में दया जाग गई। अब इसको उत्तर के रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि वह अपनी खटारा बस की जमकर तारीफ कर रहा था और उसे जैसे तैसे चलाकर सवारी को उसके नियत स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। नियत मतलब जहां जो स्थान तय है जहां उसे पहुंचाना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना उत्तर भला किस प्रकार से लिखना है, आप कैसे दे सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अब लोकल लोगों ने ये सलाह क्यों दी होगी, भाई इसीलिए दी होगी ना क्योंकि उनको तो उस बस के खटारा होने पर पूरा अनुभव प्राप्त होगा। वो तो लोकल के आदमी, वो तो जानते ही होंगे कि ये जो बस है ये इस तरह से लेके नहीं जा पाएगी, बहुत खटारा बस है ना, इसमें कोई ना कोई समस्या आए दिन आते रहती है इसलिए। लेकिन अब इसको जैसे मैंने कह दिया ऐसे तो उत्तर के रूप में लिख नहीं सकते, तो फिर उत्तर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए। स्थानीय लोगों के अनुसार वे बस को डाकिन मानते थे, वह खटारा बस कभी भी कहीं भी खड़ी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने लेखक को उस बस में सफ़र करने की सलाह न करने की सलाह दी कि इसमें सफ़र मत कीजिए। ठीक है, ऐसे आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद में अब हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 3। क्या है प्रश्न क्रमांक 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। लेखक को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि पूरी बस तो कैसी थी, खटारा ही थी, है ना। आप जानते हैं जैसे इंजन स्टार्ट हुआ होगा वैसे क्या हुई होगी, पूरी बस कंपन करने लगी होगी, वाइब्रेट होने लगी होगी। कांच भी आधे बचे हुए थे, आधे टूट चुके थे, वो भी बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहे होंगे, इसीलिए ऐसा लगा। अब इसको उत्तर के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि पूरी बस खटारा थी इसलिए उसके स्टार्ट होते ही पूरी बस हिलने लगी, जिसे देखकर लेखक को ऐसा लगा मानो वह बस में नहीं बल्कि इंजन में बैठा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई कि बस अपने आप चल रही है, देखा उन्होंने, है ना। तो भाई जो बस की स्थिति थी उसके हिसाब से उस बस का तो स्टार्ट होना भी बहुत कठिन लग रहा था।
अब लेकिन वो चलने भी लगी, ये तो हैरानी की बात होगी ना। तो इसको लिखेंगे कैसे उत्तर के रूप में कि बस की खस्ता हालत देखकर लेखक को लगा कि ये बस अब नहीं चल पाएगी। जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा कि क्या ये बस चल भी पाएगी, तो उसके जवाब को सुनकर लेखक को हैरानी हुई। जब उसने कहा कि हाँ साहब, ये बस अपने आप चलेगी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था भाई? हम तो जानते हैं ना कि उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं इसी पेड़ से अब ये बस ना टकरा जाए, फिर वो पेड़ निकल जाता तो उसको ऐसा लगता है कि अब आने वाले पेड़ से टकरा जाएगी, इसलिए वो उसे अपना दुश्मन समझ रहा था। तो इसको एक सटीक उत्तर के रूप में आप कैसे लिखेंगे कि जैसे बस चल रही थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि यह बस किसी भी पेड़ से टकरा जाएगी, इसीलिए लेखक को हर पेड़ को दुश्मन समझने की मतलब लेखक जो है वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था और हर आने वाले पेड़ से पहले वह क्या होता, घबरा जाता था, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि किस तरह से जो है आपको एक सटीक उत्तर लिखना चाहिए। अब पाठ से आगे की कुछ बात करते हैं। प्रश्न जैसे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए जो आपके पास उपलब्ध है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में तो आप बड़ी सरलता से लिख सकते हैं, आपकी इतिहास की पाठ्यपुस्तक में दिया है। तो जो जानकारी है उसको आप शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से पूर्ण रूप से भगाने के लिए किया गया था। इस आंदोलन की एक विशेषता यहाँ पे बता देता हूँ। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है कि जैसे पूरे विनय के साथ, पूरी नम्रता के साथ में अवज्ञा कर देना। जैसे किसी ने कहा कि ये ट्रैफिक नियम है, इसको मत तोड़िए, है ना, कल से हेलमेट पहन के आना, तो आपने पूरी नम्रता से कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल जी, धन्यवाद, और अगले दिन फिर बिना हेलमेट के आ गए। यानी पूरे विनय के साथ में अवज्ञा करना। गांधी जी ने ये जो आंदोलन है, इसका जो नाम है, ये जो तरकीब है, वो अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के सविनय अवज्ञा जो वो कई बार कर देती थी उनके साथ में, कि पहले तो हाँ बोल दिया गांधी जी की बात मानने के लिए, बाद में करती वही थी जो उन्हें करना था, उससे प्रेरित होकर उन्होंने ये आंदोलन को इस तरह से चालू किया, आगे बढ़ाया था। खैर, हम इतिहास में ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में आते हैं, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने खटारा बस की स्थिति के रूप में किया है कि बस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा कैसी है, खटारा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है कि आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। अब भैया ये देखिए, ये तो आप अपनी योग्यता के अनुसार ही करेंगे ना, अपनी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को एक लेख के रूप में कक्षा में प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, तो ये उत्तर तो आपके हिस्से में ही आएगा पूरी तरह से। हालांकि सभी उत्तरों को आपको ही लिखना है। ये जो मैंने उत्तर अभी बताया, ये सिर्फ एक सुझाव है कि आप अपना उत्तर कैसे लिख सकते हैं। आपको मैं चाहता हूं हमेशा कि आप अपना उत्तर स्वयं ही लिखें, स्वयं तैयार करें, क्योंकि उसी से आपको जो है आप आगे बढ़ेंगे, है ना। देख करके तैयार उत्तर को लिख लेना आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेगा, बात ध्यान में रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, व्यंग्य भी समझ में आया होगा और प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर अपने साथियों के साथ में, मित्रों के साथ में साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देखें, है ना। और अपने जो भी राय होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।